हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 34 आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है 34 नंबर की क्लास है। ठीक है, इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट किए गए हैं इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा जो पिछली सीरीज़ है जिसने नहीं देखा हो। ठीक है, और इसी तरह से हमने थ्योरी का भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो थ्योरी का भी आप देख लीजिएगा। और सभी लोग टाइम से प्रेजेंट हुआ करिए। ठीक है, सभी लोग टाइम से प्रेजेंट हुआ करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है स्क्रीन पे। कल हमने 760 से 760 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बिना बात किए हुए फास्ट वे में देखेंगे। ठीक है, बहुत लंबी क्लास हो गई थी कल की, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि जल्दी कंप्लीट हो। ठीक है, आज हम कमेंट नहीं देखेंगे, केवल क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आता है, रोंदा की निम्नलिखित कृतियों को सही कालक्रम में रखिए। बताइए। द एज ऑफ ब्रॉन्ज, द गेट्स हेल, द बर्गर्स ऑफ कैले, मॉन्यूमेंट टू बालजाक। इनको क्रम से लगाना है। तो राइट आंसर क्या होता है? चलते हैं आंसर की तरफ। आप लोग अपना आंसर देते रहिए, आज हम आंसर फटाफट बताते जाएंगे, अपना देखते जाइएगा आप लोग। आंसर पे चलते हैं, तो आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द एज ऑफ ब्रॉन्ज, द गेट्स हेल, द बर्गर्स ऑफ कैले, मॉन्यूमेंट्स टू बालजाक। ठीक है, जिसका ए था सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप आज अपना आकलन खुद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको कालक्रम के अनुसार सही क्रम में बताना है। दिया है जे लुइस डेविड, पॉल क्ली और डेविड हॉकनी वैन गॉग। इसका क्या होता है राइट आंसर? तो आंसर पर देखते हैं, इन्हीं को सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम में लगाने के बाद जो आंसर करेक्ट होता है, क्या होता है आंसर सही? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जे लुइस डेविड, वैन गॉग, पॉल क्ली, डेविड हॉकनी। ठीक है, तो आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो आगे आ जाता है, इसको यहाँ कर देते हैं। चलिए यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विलियम जोन्स, रोसेटी, विलियम ब्लैक, विलियम मॉरिस। तो आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? एक सेकेंड। तो आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही होता है, विलियम मॉरिस ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन डी, विलियम मॉरिस ने किया था। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था जो यूरोप और अमेरिका में 1880 से 1910 के मध्य और जापान में 1920 के दशक में प्रचलित था। इस आंदोलन का नेतृत्व विलियम मॉरिस ने किया था। किसने किया था? विलियम मॉरिस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है बताइए। हेनरी मूर, एरिस्टाइड मैलोल, अल्बर्टो जोकोमोत्ती, अलेक्जेंडर कॉल्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, आंसर पे चलेंगे आज, कोई बातचीत नहीं क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाती है और क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो आंसर करेक्ट होता है अपना ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं, हेनरी मूर को मिलाया गया है फैमिली से, एरिस्टाइड मैलोल को मिलाया गया है वीनस से, फिर है अल्बर्टो जोकोमोत्ती से मिलाया गया है द फॉरेस्ट, अलेक्जेंडर कॉल्टर को मिलाया गया है स्टे बाइल से। ठीक है, देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं फिर आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण से है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जब तक आप आंसर दीजिए। 765 का आंसर क्या होता है? क्लास लंबी ना हो इसलिए हम आज फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है। पढ़ लेते हैं कथन क्या है। क्रोचे के सिद्धांत कला अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है, ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की है। बिल्कुल सही बात है। क्रोचे ने सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत से कला की अवधारणा को उदार बनाया है, ये भी सही है। तो दोनों कथन और कारण दोनों सही होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कालक्रम में दे दिया है, तो इसका कालक्रम बताना है। देख लीजिए, हागिया सोफिया, सेंट पीटर बसीलिका, मेडिसी पैलेस, रेम्स कैथेड्रल। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, तो देख लेते हैं। तो देखिए, जो हागिया सोफिया है इसका आंसर क्या हो जाता है? आंसर पहले देखते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आंसर जो सही होता है ऑप्शन नंबर सी होता है। तो देखिए, पहले जो आता है हागिया सोफिया, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 537 ईस्वी में, ठीक है, 537 ईस्वी में था। फिर आते हैं रेम्स कैथेड्रल, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1275 था, ठीक है, याद करते चलिएगा। फिर मेडिसी पैलेस आता है, तो मेडिसी पैलेस का जो टाइम पीरियड था वो 1484 था, ठीक है। फिर आते हैं सेंट पीटर बसीलिका, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1626 था। क्या है? 1626। तो हाजिया सोफिया 537 ईस्वी, रैम कैथेड्रल इनका 1275 ईस्वी है, और मेडिसी पैलेस 1484 ईस्वी है। सेंट पीटर बसीलिका इनका 1626 ईस्वी है, ठीक है। तो इसी के आधार पर हमने इसका कालक्रम लगा लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फिर से कालक्रम से क्वेश्चन आता है, तो इसका क्या होगा राइट आंसर, जिसमें पूछा है गुस्ताव कुर्वे, हेनरी मातिस, पॉल क्ली, सल्वाडोर डाली। इनका जो है पश्चिमी कलाकार के सही क्रम पूछे गए हैं। ये सब पश्चिमी कलाकार हैं, इनका टाइम पीरियड पूछा गया है, कैसे लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है, डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे आज। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए। तो देखिए, गुस्ताव कुर्वे जो हैं इनका टाइम पीरियड हो जाता है 1819 से लेकर 1877, ठीक है। हेनरी मातिस जो है इनका टाइम पीरियड हो जाता है 1869 से लेकर 1954, ठीक है। फिर आता है पॉल क्ली, तो पॉल क्ली का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1879 से लेकर 1940 का, ठीक है। फिर जो लास्ट आते हैं सल्वाडोर डाली, इनका टाइम पीरियड हो जाता है 1904 से लेकर 1989। ऐसे हम बार बार बताएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हमें आज का जो तरीका है वो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हम फालतू टाइम ना बर्बाद करके अगर हम डिटेल्स बताते जाएं आपको तो बहुत अच्छा होगा। तो गुस्ताव कुर्वे बताया हमने 1819 से 1877, हेनरी मातिस बताया 1869 से लेकर 1954, पॉल क्ली बताया 1879 से लेकर 1940, और सल्वाडोर डाली जो हैं वो 1904 से लेकर 1989, ठीक है। ऐसे में आपको टाइम पीरियड भी याद हो जाएंगे और क्लास जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्लास आती है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सही कालक्रम बताना है इसका भी, ठीक है। तो इसका सही किसका बताना है? ड्यूरर, गोया, मॉन्टेग्ना, डूमियर, इनके बारे में बताना है, इनका टाइम पीरियड। तो देखिए, टाइम पीरियड की टेंशन नहीं लेनी है, मैं इसमें तो करा ही रही हूँ। अब प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये तो करानी ही पड़ेंगे, है ना। तो छोड़ तो सकते नहीं है, अगर छोड़ दिया तो फिर पता नहीं कौन सा क्वेश्चन मतलब पेपर में आ जाए। तो ये तो मैं करा ही रही हूँ। इसके अलावा मैं टाइम पीरियड से एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी, मैराथन बना दूंगी, जिससे बाहर कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी टेंशन नहीं लेना है, अगर गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, होने दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं तो हूँ, लास्ट में मैं एक मैराथन बना दूंगी जिसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका हम देख लेते हैं
क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट हो जाता है। क्या होता है? ऑप्शन बी राइट हो जाता है। तो पहला जो है आता है मोंटेग्ना। इनका टाइम पीरियड देख लीजिए, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1431 से लेकर 1506 के बीच में है। ठीक है, इनका ये टाइम पीरियड है। फिर आता है हेनरी ड्यूरर। तो ड्यूरर का जो टाइम पीरियड है, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर है सॉरी, इनका जो टाइम पीरियड है वो हो जाता है 1471 से लेकर 1528। ठीक है, तीसरे आते हैं अपने गोया। तो गोया, फ्रांसिस गोया जो हैं, इनका जो टाइम पीरियड हो जाता है, इनका टाइम पीरियड होता है 1746 से लेकर 1828। ठीक है, फिर आता है दूमियर। क्या नाम है इनका पूरा? हॉनरी विक्टोरिया ड्यूमर। तो इनका जो टाइम पीरियड हो जाता है वो होता है 1808 से लेकर 1879। यहाँ पर भी आपको पढ़ना है ना, तो बहुत अच्छे से जितना हम बताते चल रहे हैं इसको तो बिल्कुल रटना ही है। अलग से जो मैं पढ़ाऊंगी वो तो पढ़ाऊंगी ही, लेकिन जो मैं अभी पढ़ाती जा रही हूँ इसको भी अगर माइंड में सेट करते चलेंगे तो आगे के लिए रिवीजन में बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइए निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है? जॉर्ज कलिंगवुड, रॉजर फ्रे, प्लेखानोव, सुजान लेंगर। क्या होता है राइट आंसर? बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है, चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर होता है, इसका ऑप्शन बी रॉजर फ्रे हो जाता है। रूपवाद के प्रवर्तक रॉजर इलियट फ्राई, इनको फ्रे या फ्राई जो भी बोल दीजिए, इनका जो टाइम पीरियड था ना वो पता है 1866 से लेकर 1934 तक था। ठीक है, ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार और कला समीक्षक थे। इन्होंने कला के ऊपर निम्नलिखित पुस्तकें लिखी, जैसे आर्ट एंड कॉमर्स, द आर्टिस्ट एंड साइको एनालिसिस, आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर, विजन एंड डिजाइन, रिफ्लेक्शन ऑन ब्रिटिश पेंटिंग। ठीक है, और इन्हें रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसका प्रवर्तक? रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? रॉजर फ्रे या फिर फ्राई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पूछा गया है प्रसिद्ध प्रत्ययवादी कलाकार कौन है? बताइए आंसर क्या होता है? प्रसिद्ध प्रत्ययवादी कलाकार कौन है? फ्रेजी क्लाइन, जोसेफ बॉयज, रॉय लिस्टेनस्टाइन, पॉल क्ली। तो आंसर जो सही होता है, दिए गए विकल्पों में से आंसर क्या सही होता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, जोसेफ बॉयज। ठीक है, तो जोसेफ बॉयज जो है वो प्रसिद्ध प्रत्ययवादी कलाकार हैं। जोसेफ बॉयज की कलाकृतियां अपने आप में एक विशिष्ट आकर्षण लिए हुए हैं और जो आधुनिक कला की अमूल्य धरोहर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको बताना है इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्रायः किसे कहा जाता है? पॉल बेल को, विलियम ब्लैक, जॉन कॉन्स्टेबल, पॉल सैंडबॉय को। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होता है, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, पॉल सैंडबॉय। किसको कहते हैं? पॉल सैंडबॉय। तो देखिए इसकी जो डिटेल्स है, इंग्लैंड के पॉल सैंडबॉय, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1731 से लेकर 1809 था और ये मानचित्र निर्माण करता थे। कौन थे ये? मानचित्र निर्माण करता थे और इन्हें जल चित्रण शैली का जनक कहा जाता है। किसका? जल चित्रण शैली का जनक कहा जाता है। म्यूजिक बाय मूनलाइट, टू गर्ल कैरिंग अ बास्केट, लंदन क्राइज, एन अनफिनिश्ड व्यू ऑफ द वेस्ट गेट, विंडसर कैसल, ए डिस्टेंस ऑफ मेडस्टोन। ये जो है ये प्रसिद्ध चित्राकृतियाँ किसकी हैं? तो इन्हीं पॉल सैंडबॉय की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फिर से एक बार सुमेल करने को पूछ लिया गया है, तो हमें सुमेल करके बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है, आंसर पे चलते हैं हम सीधे। ठीक है, आंसर पे चलते हैं। देखिए फास्ट चलना है, क्लास जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत टाइम हो जाता है तो फिर किसी का मन भी नहीं लगता है ना, तो बहुत अच्छे से चलना है और बहुत समझ के। तो क्या होता है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। क्या होता है? ऑप्शन बी। अब हम इसको
सीधे मिलाकर दिखाते हैं आपको, ठीक है। समझिएगा। जो एक सेकेंड ऊपर कर लेते हैं। तो क्या है कि जॉन कॉन्स्टेबल जो हैं ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। आता है सल्वाडोर डाली, ये कहाँ से संबंधित है? ये स्पेन से संबंधित है। फिर आता है क्लाउड मोने, ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये फ्रांस से संबंध रखते हैं, ठीक है। फिर आता है जैक्सन पोलाक, ये कहाँ से हैं? ये अमेरिका के हैं। तो एक बार देख लीजिए, जॉन कॉन्स्टेबल इंग्लैंड से, सल्वाडोर डाली स्पेन के, क्लाउड मोने फ्रांस के, जैक्सन पोलाक अमेरिका के, मतलब यूएसए के, ठीक है। देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिर से सुमेल करने को, तो ये वाला करना है। तो देख लीजिए एक बार, एंडी वारहोल, होकुशाई, फ्रांसिस्को गोया, ताउलॉस लॉत्रे। आप अपने आप अपना आकलन करते रहिए, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ वो मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ, आप अपना आकलन खुद से करते जाइए कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। दूसरों के चक्कर में मत पड़िए कि किसका सही आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। सही किसका आ रहा है वो तो सीधे अपने रिजल्ट पर देखना, बाद में जब आप एग्ज़ाम दे के आना, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप बताना कि हाँ मैम मेरे इतने सही हुए थे। आज का रिजल्ट मुझे नहीं देखना है, मुझे आपका रिजल्ट देखना है जो मेन रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ केवल पढ़ते हुए चलना है। तो क्या है, मैं फास्ट चल रही हूँ या स्लो, बस आपको अपना आकलन करना है, दूसरे का किसी का आकलन नहीं करना है। आप ये देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं आंसर पे, मिलान करते हैं इसका। तो देखिए क्या है कि एंडी वारहोल है, जो एंडी वारहोल को किससे मिलाया गया है? चलिए, एंडी वारहोल को मिलाया गया है स्क्रीन प्रिंटिंग से। किससे? स्क्रीन प्रिंटिंग से, इससे मिलाया गया है, ठीक है। फिर दूसरा आता है होकुशाई। होकुशाई को किससे मिलाते हैं हम लोग? ये इनका जो है ये वुडकट है, ठीक है, ये वुडकट से संबंधित है। फिर आता है फ्रांसिस्को गोया, तो इनको मिलाया गया है एक्वाटिंट से। किससे? एक्वाटिंट से। फिर आता है नेक्स्ट ताउलॉस लॉत्रे को, इसको मिलाया गया है लिथोग्राफी से, ठीक है। एंडी वारहोल को मिलाया गया है स्क्रीन प्रिंटिंग से, होकुशाई को वुडकट से, फ्रांसिस्को गोया को एक्वाटिंट से और ताउलॉस लॉत्रे को लिथोग्राफी से, ठीक है। देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। फिर बढ़ें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, फिर से सुमेल करने को दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग आंसर कर लीजिए अपने मन में, फिर हम आंसर बताते हैं। 774 का आंसर, ठीक है। आज टाइम वेस्ट नहीं करना है, आज क्या, अब डेली ऐसे ही चलनी है क्लास अच्छे से, जिसमें केवल पढ़ाई पर फोकस होगा, यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। अब आप लोगों ने देख लिया है, अब अपना आकलन कर लीजिए कि किसका कितना सही था। ये ठीक है, अब सही है। दिया है एल्ब्रेच ड्यूलर, इनको मिलाते हैं हम नाइट, डेथ एंड द डेविल से, ठीक है। ये डेविल लिखा है, यहाँ दिख नहीं रहा है, डेविल से किसको? एल्ब्रेच ड्यूलर को, ठीक है। फिर आता है फ्रांसिस्को गोया को किससे मिलाते हैं हम? इनको मिलाते हैं डिजास्टर ऑफ वार से। किससे? डिजास्टर ऑफ वार से। फिर आता है रैम्ब्रा को किससे मिलाते हैं? तो इनको मिलाते हैं द थ्री क्रॉसेस से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ताउलोस लॉत्रे को मिलाते हैं मॉलिन राउस से, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, एल्ब्रेच ड्यूलर को मिलाते हैं नाइट, डेथ एंड द डेविल से, फ्रांसिस्को गोया को मिलाते हैं डिजास्टर ऑफ वार से, और रैम्ब्रा को द थ्री क्रॉसेस, और ताउलोस लॉत्रे को मॉलिन राउस से, ठीक है। ये हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। इन्हीं से फिर एक क्वेश्चन आता है मिलान करने को, तो इनको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। ये जो आज की जो सीरीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी वन लाइनर में भी पूछी जा सकती है। पूछ लेगा कि रैम्ब्रा कहाँ से संबंधित है, किस देश से,
क्या लिखा है, ताउलोस लॉत्रे किससे संबंधित है, ऐसे पूछ लेगा तो बस नहीं होगा पता तो गलत हो जाएगा। तो बस चलिए आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा अपने मन में, देख लेते हैं आंसर पे चलते हैं डायरेक्ट। तो रेम्ब्रा को किससे मिलाया गया है, 75 का है, रेम्ब्रा को मिलाया गया है डच से, ठीक है। फिर आता है ताउलोस लॉत्रे को किससे मिलाया गया है, इसको मिलाया गया है फ्रांस से, ठीक है। फिर आता है पाब्लो पिकासो को किससे मिलाया गया है, इनको मिलाया गया है स्पेन से। और एल्ब्रेcht ड्यूरर को किससे मिलाया गया है, ये कहाँ के हैं, ये जर्मनी से संबंधित हैं, ठीक है। तो रेम्ब्रा डच, ताउलोस लॉत्रे फ्रांस, पाब्लो पिकासो स्पेन, एल्ब्रेcht ड्यूरर जर्मनी, ठीक है, समझ गए। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है कथन और कारण से क्वेश्चन, ठीक है। तो अब कथन और कारण से आपको बताना है आंसर, तो क्या होता है राइट आंसर, इसका आप कर दीजिए आंसर अगर बने तो, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। चलिए इसमें, अच्छा ठीक है रुक जाइए मैं बताती हूँ। इसका ऑप्शन सी सही होता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है। कथन दिया है, कथन दिया है, कारण दिया है। कथन क्या है, प्लेटो का मानना था कि कला वास्तविकता से 3 बार अलग होती है। तर्क दिया है, कला प्रकृति से प्रेरित होती है जो स्वयं ही दैवीय प्रतिमान पर आधारित होती है। तो ऑप्शन सी सही होता है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, ठीक है। तो प्लेटो का मानना था कि कला वास्तविकता से 3 बार अलग होती है, यह अभिकथन सही नहीं है। जबकि दिया गया तर्क यह कि कला प्रकृति से प्रेरित होती है जो स्वयं ही दैवीय प्रतिमान पर आधारित होती है, ये सही है, ठीक है। चलें आगे, समझ लीजिए आप लोग एक बार खुद से, फिर चलते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 777, ये भी कथन और कारण से संबंधित है। तो देख लीजिए, ये दिया है कथन और ये है कारण। तो क्या दिया है, कथन देता है और कारण देता है। इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए सही है और आर सही नहीं है। देखिए ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों से, लगभग लोगों से नहीं बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, इसलिए आज मैं आप लोगों के आंसर नहीं देख रही हूँ। जब आंसर वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं आंसर भी देने का टाइम दूंगी आप लोगों को, परेशान मत होइए। लेकिन जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे ही हम चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चन में ना आप लोग सही बता पा रहे हैं, मतलब सही बताते हैं, कुछ क्वेश्चन सही बताते हैं लेकिन मोस्टली गलत हो रहे हैं। तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें, सीधे आपको आंसर बता दें, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को हमारी, है ना। कल हमारा 1.5 घंटा जो बर्बाद हुआ है, अगर हम चाहते तो उसमें बहुत सारे कुछ चीज़ें आपको समझा सकते थे, लेकिन पता है उसमें बहुत टाइमिंग लग गई और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं हो पाए। इसलिए मैंने आज यही सोचा है कि जो मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको समझाते हुए चलती हूँ, और जो अलग से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लोग आंसर देने लायक होते हैं वो मैं आपको आंसर में लगवा दूंगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, हर तरह का सॉल्यूशन अपने पास में है। कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी किया जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए ए सही है, मतलब कथन सही है, कारण गलत है। तो क्या दिया है कथन में, फ्रांसिस बेकन पिकासो से प्रभावित एक स्वपठित चित्रकार थे। 1944 से पूर्व के उनके निरंतर कार्य को विकृत और छेड़ रूप में देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो क्या है, ये सही है कथन, ये गलत है। चलते हैं आगे। फिर से कृतियों का कालक्रम पूछा गया है, ठीक है। कृतियों का कालक्रम पूछा गया है। देखिए हम क्वेश्चन नहीं छुड़वा सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि मैम आगे बढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन लाइए, तो देखिए जितने क्वेश्चन हैं हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन तो हम पूरे करवाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम करिए, ये वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे वाले देख लीजिएगा जब हम आगे करवाएं,
ठीक है। तो हम तो पूरे करवाएंगे, हम पूरा 100% लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप 90% लेके चलेंगे तो आप 90 से फिर 100 की गारंटी नहीं ले सकते कि हाँ हम 100 लेके आएंगे। अगर आप 90 लेके चलेंगे तो हो सकता है 90 में से आपके 70 पहुँचें, 80 पहुँचें, लेकिन जब आप पूरा 100% हाथ में लेके चलेंगे तब जाकर आप 90 पहुँच पाएंगे। इसलिए हमेशा हाथ में अपने 100% लेके चला करिए, तब जाके 90% पे पहुंच पाएंगे। अगर आपने 90% लिया तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो क्या है, माइकल एंजेलो की कृतियों को सही क्रम में बताना है। 78 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ द सेंटोस। इसका जो टाइम पीरियड है समझते जाइएगा, ठीक है। 1492 में लिखी गई थी। क्या, बैटल ऑफ द सेंटोस, ठीक है। फिर आता है पिएटा। क्या है, पिएटा। तो पिएटा का जो टाइम पीरियड है ये है 1499। हम इसलिए बता रहे हैं कि 2-2 बार 3-3 बार सुनेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर है डेविड। डेविड का जो टाइम पीरियड है वो है 1504, ठीक है। फिर आता है द रॉन्डिनी पिएटा। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1564, ठीक है। तो बैटल ऑफ द सेंटोस का क्या है, 1492, पिएटा का 1499 और डेविस का 1504 है। द रेन डॉनिनी पिएटा का 1564 है। समझ गए, चले आगे। चलिए फिर से एक बार टाइम पीरियड का क्वेश्चन आ जाता है, इसका टाइम पीरियड बताना है, इनका भी कालक्रम बताना है। तो चलिए आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन ए सही होता है, ठीक है। ऑप्शन ए, स्टोन ब्रेकर, वाटर लिलीज, फिर आता है डिमॉय सेल्स डी, एक सेकेंड क्या है, हाँ, डिमॉय सेल्स डी एवाइनन, फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट स्पीड, ठीक है। तो देखिए स्टोन ब्रेकर का जो ये टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है इसका टाइम पीरियड है 1849 से लेकर 50, ठीक है। फिर आता है वाटर लिली, इसका टाइम पीरियड है 1897 से लेकर 99। देखिए हम जो सुबह जो थ्योरी वाला सेक्शन चलता है उसमें हम टाइम पीरियड बहुत अच्छे से क्लियर करवाते हैं, है ना। किसकी मृत्यु कब हुई, कौन सी पुस्तक कब लिखी गई, कौन सी कृति कब बनाई गई, कौन सी मूर्ति कब बनी, सब कुछ बहुत अच्छे से बताते हैं। आप उसमें तो पढ़ते ही जाइए, साथ में यहाँ जो क्लास चलती है यहाँ भी हम बताते हैं, यहाँ भी पढ़ते जाइए। लेकिन इसके अलावा मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी टाइम पीरियड वाला, तो उसको ज़रूर आप लोग सभी देख लीजिएगा। तो उससे आपके जितने भी ये क्रम वाले आते हैं और जो ईयर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि कब क्या बना, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो उससे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो कलाकार वाली सुबह क्लास चल रही है ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद मैं इसका इंतजाम कर दूंगी, ठीक है। आता है डिमॉय सेल्स डी एवाइनन, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1907 ईस्वी, ठीक है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट स्पीड, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1913। तो क्या है, स्टोन ब्रेकर का टाइम है 1849 से लेकर 50, वाटर लिली का है 1897 से 99, डिमॉय सेल्स डी एवाइनन इसका है 1907 ईस्वी। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट स्पीड, इसका टाइम पीरियड है 1913 ईस्वी, ठीक है। समझ के कोई परेशानी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन ग्रीक स्त्री और पुरुष मूर्तियों को क्या कहा जाता है। होई, एथेनातोई, हर्मिस एंड नाइक, पोसिडोन एंड एथेना, कुरोस और कोरे। बता दीजिए इसका आंसर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्या है, कुरोस और कोरे। तो आइजैक युग में स्वतंत्र मूर्ति कला का विकास भी हुआ और स्त्री पुरुष के आदमकद प्रतिमाएं 2 प्रकार की बनाई गईं। इन युवा स्वतंत्र मूर्ति शिल्पों को कोरस युवा पुरुष तथा कोर अर्थात युवा नारी के नाम से जाना जाता है। पुरुषाकृति नग्न बनाई गई, किंतु नारी का निरूपण सदैव स्ववस्त्र रहा, ठीक है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो एक सेकेंड, हाँ, आगे जो क्वेश्चन आता है देख लेते हैं। अरे हाँ, आगे जो क्वेश्चन आता है ये है आपकी स्क्रीन पर दिया है,
द न्यू प्लास्टिज्म के लिए कौन जाना जाता है? स्यूरा, राफेल, मेंज, ब्रिगेट रिले, पिएट मॉन्जिया। क्या होता है? क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर बताते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पिएट मोंदिरा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि पिएट मोंदिरा का जो टाइम पीरियड है वो है 1872 से लेकर 1944 ईस्वी। ठीक है, हाँ, इनको जो है चलिए ठीक है, इनके बारे में केवल इतना ही जानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया था? द ओल्ड गिटारिस्ट, मंडोलिन, क्या लिखा है, मडोलिन एंड गिटार, ग्वेर्निका, ब्लू न्यूट। किसको? तो क्या होता है राइट आंसर? आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। पाब्लो पिकासो 1881 चलिए हाँ बताते हैं आंसर। आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। पाब्लो पिकासो का जो टाइम पीरियड है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इनका टाइम पीरियड है 1881 से लेकर 1973। क्या है? 1881 से लेकर 1973 है। इनका जन्म 1881 में स्पेन के मलागा नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मलागा नामक गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक कला शिक्षा बार्सिलोना में प्रारंभ की थी और 1897 में मैड्रिड की सान कर्नाडो अकादमी में अध्ययन किया था। इनके द्वारा चित्रित कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे गॉर्निका, अभिन्यो की स्त्रियां, ये सब हैं। ठीक है, 1912 में पिकासो ने कोलाज माध्यम से चित्र बनाए जिसमें वायलिन, गिटार आदि चित्र हैं। ठीक है, पिकासो ने मेडोलिन एवं गिटार के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी का प्रयोग किया था। किसका? मिट्टी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आता है सुमेल करने को। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या होता है राइट आंसर? आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, हम आंसर को बता देते हैं। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है बी। तो पाब्लो पिकासो जो है इनको मिलाया गया है, चलिए हाँ, पाब्लो पिकासो जो है इनको मिलाया गया है ग्लास ऑफ एब्सिंथ। किससे? ग्लास ऑफ एब्सिंथ से। ठीक है, हेनरी मूर को किससे मिलाया गया है? इसको मिलाया गया है फॉलिंग वॉरियर से। किससे? फॉलिंग वॉरियर से। फिर आता है बारबरा मैपवर्थ को किससे मिलाया गया है? इनको मिलाया गया है वेब से। और मेरिनो मरीनी को किससे मिलाया गया है? इनको हॉर्स राइडर से। समझ गए? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पाब्लो पिकासो को मिलाया गया है ग्लास ऑफ एब्सिंथ से, हेनरी मूर को मिलाया गया है फॉलिंग वॉरियर से, बारबरा मैपवर्थ को मिलाया गया है वेब से, मेरिनो मरीनी को मिलाया गया है हॉर्स राइडर से। ठीक है, राइट आंसर समझ में आ गया। चलते हैं आगे। आगे आता है मिलान करने को। ठीक है, इस मिलान करने को आ गया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, तो चलते हैं हम इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको बताइए आप। इसको बताना है क्या होता है राइट आंसर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है, क्वेश्चन दिया है किन वर्षों में अमूर्त अभिव्यंजनावाद एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म जो मूलतः अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शैली का एक भेद है अमेरिका में विकसित हुआ? कब हुआ था? 1910 से 1920 में, 1920 से 1930, 1940 से 1950, 1960 से 1970। तो राइट आंसर हम बताते हैं आपको। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1940 से 50 के दशक के बीच में। ठीक है, अब चलिए, अमूर्त अभिव्यंजनावाद नामक कला आंदोलन अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1940
1940 के दशक में विकसित हुआ था। अमेरिका कला के संदर्भ में सर्वप्रथम अमूर्त अभिव्यंजनावाद का प्रयोग वर्ष 1946 कब? वर्ष 1946 में कला समीक्षक रॉबर्ट कोएट्स के द्वारा, किसके द्वारा? रॉबर्ट कोएट्स के द्वारा, ये के द्वारा किया गया था। ठीक है, समझ गए? चले आगे। ये बताइए, जैसे हम आज पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही आप लोगों को? आप लोग समझ तो रहे हैं ना सारी चीज़ें हमारी, जो मतलब बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दीजिएगा आप लोग जब मन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आता है, किसके चित्र का नाम ओलंपिया है? एडमंड मनेट, पॉल गॉगिन, पॉल सेज़ा, फ्रांसिस बेकन। तो ओलंपिया किसका चित्र है? किसका है? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, एडमंड मनेट का। ठीक है, तो ये किसका है? ये एडमंड मनेट का है। ठीक है, आंसर पे चलते हैं, इसका डिटेल देख लीजिए। एडमंड मनेट का जो पीरियड है 1832 से 1883, एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। मनेट यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी थे। तृण पर भोजन, ओलंपिया, अच्छी बियर और नाव की सवारी इनके लिए प्रसिद्ध चित्र थे। ठीक है, चले आगे। चलिए फिर से एक बार सुमेल करने को आ जाता है, तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं किसका सुमेल किससे करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, रेप ऑफ सेवाइन वुमेन, गेट ऑफ पैराडाइज, एक्सटेसी ऑफ टेरेसा, द किस, इनका मिलान करना है बगल वाले से। तो चलिए आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हम आपको आंसर पे बताते हैं। ठीक है, तो देखिए जो रेप ऑफ सेवाइन वुमेन है, इसका मिलान होता है बोलंग से ही। ठीक है, किससे? बोलंग से ही इसका मिलान होता है। फिर आता है गेट ऑफ पैराडाइज, तो इसका मिलान हम करते हैं लॉरेंजो गिबर्टी से। किससे? लॉरेंजो गिबर्टी से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एक्सटेंसी ऑफ टेरेसा, इसका मिलान करते हैं हम लोग बर्निनी से। ठीक है, फिर द किस, तो इसका मिलान करते हैं हम रॉडन से। समझ गए? तो रेप ऑफ सेवाइन वुमेन का बोलंग से, गेट ऑफ पैराडाइज का लॉरेंजो गिबर्टी से, एक्सटेंसी ऑफ टेरेसा का बर्निनी से, द किस का रोडिन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अभिकथन और कारण से क्वेश्चन। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, सॉरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो देख लीजिए। अरे बस यही होता है कि थोड़ा सा हाथ बस लग जाए, बस यही था ना क्वेश्चन। बताइए आंसर क्या होता है। तो देखिए आंसर क्या होता है, देखते हैं आंसर। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन ए, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब देख लेते हैं कथन और कारण क्या दिए हैं। ठीक है, तो प्रभाववादी चित्रकार भावनात्मक तथा बौद्धिक विषय वस्तुओं के पीछे नहीं रहते थे। क्या है? प्रभाववादी चित्रकार भावनात्मक तथा बौद्धिक विषय वस्तुओं के पीछे नहीं रहते थे। सही है। तर्क दिया है क्योंकि वो इस तथ्य के प्रति ईमानदार थे कि रंग मतलब पेंट पर्यावरण में प्रकाश के कारण वास्तविकता बदलता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये भी करेक्ट हो जाता है। तो ये दोनों राइट हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो आता है फिर से अभिकथन कारण का आता है। तो आंसर पे चलते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए सही है, ये गलत है। ठीक है, तो वैन गॉग चित्रित सतह पर मोटे पेंट द्वारा ही भारी बुनावट का सृजन किया करता था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो ग्लेज का इस्तेमाल किया करता था। ये गलत बात है। तो क्या है इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो विंसेंट वैन गॉग थे, एक सेकेंड, ये जो विंसेंट वैन गॉग थे,
इनका जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म नीदरलैंड में हुआ था 1853 में, और इनकी मृत्यु 1890 में हो गई थी। ठीक है, 1853 में इनका जन्म होता है, 1890 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कहाँ होता है? नीदरलैंड में होता है। ठीक है, इन पर प्रभाववादी चित्रकारी ने 20वीं शताब्दी की आधुनिक कला पर अमिट छाप छोड़ी थी। इनके चित्र विशद रंगों और संवेदनाओं से भरे थे। जीवन भर इन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। समझिएगा, जीवन भर इन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, अपितु ये मानसिक रोगों से लड़ते रहे। अपना कान तक काट डाला और अंततः 37 वर्ष की आयु में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृत्युपरांत इनकी ख्याति बढ़ती गई और आज इन्हें संसार के महानतम चित्रकारों में गिना जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ कैसी हैं? जैसे कान काटने के बाद स्वयं का चित्र, डॉक्टर गाडे का चित्र और गाशे का चित्र फिर सूरजमुखी, आइरिस, आलूहारी, पोटैटो ईयर, तारों भरी रात, गेहूं खेत में कौवे और एटन के उद्यान, ये सब जो हैं इनके प्रसिद्ध कृतियां हैं। ठीक है, तो ये थी बात वॉन गॉग के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सही कालक्रम के बारे में। तो इनका जो सही कालक्रम है आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, हम आपको आंसर बताते हैं। आंसर सही हो जाता है ऑप्शन डी। क्या होता है? ऑप्शन डी। पीटर पॉल रूबेंस, जॉन्स वर्मीर, जॉन कॉन्स्टेबल, सल्वाडोर डाली। ठीक है, तो क्या है इनका जो टाइम पीरियड हो जाता है पीटर पॉल रूबेंस का, इनका टाइम पीरियड है 1577 से 1640। फिर आते हैं जॉन वॉर्मिर, तो इनका टाइम है 1632 से 1675। ठीक है, फिर आता है जॉन कॉन्स्टेबल, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1776 से लेकर 1837। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं सल्वाडोर डाली, तो इनके बारे में अभी ऊपर ही पढ़ाया है, किसी को याद हो तो कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम ही बता देते हैं, उसका रिवीजन हो जाएगा आपका। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1904 से लेकर 1989। ठीक है, चलिए ऐसे ही बार बार करेंगे तो रिवाइज होता जाएगा। आता है वह कौन सा ऐसा सर्वाधिक प्राचीन कलाकार है जिसने संवाद स्थापित करने वाली मूर्तियों के निर्माण हेतु उन्हें टेलीविजन सिग्नल से सुसज्जित किया था? नामजून पाइक, आत्सुको तनाका, योको ओनो, इसामू नोगुची। क्या है राइट आंसर? चलिए आंसर पे चलते हैं। तो आंसर ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए नामजून पाइक। ठीक है, नामजून पाइक राइट आंसर हो जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं आप। नामजून पाइक वह प्राचीन कलाकार हैं जिसने संवाद स्थापित करने वाली मूर्तियों के निर्माण हेतु उन्हें टेलीविजन सिग्नल से सुसज्जित कर दिया था। नामजून पाइक जो हैं इनका जो टाइम पीरियड है वो 1932 से लेकर 2006 है। ठीक है, और ये कोरियन अमेरिकन आर्टिस्ट थे। ठीक है, इनके बारे में केवल इतना ही। आगे बढ़ते हैं। तो आता है किसने द राफ्ट ऑफ मेडुसा का चित्रण किया था? तो थियोडोर, तो आंसर क्या होता है? थियोडर गैरीकॉल। किसने किया था? थियोडर गैरीकॉल ने। थियोडर गैरीकॉल ने द राफ्ट ऑफ मेडुसा का चित्रण किया था। रोमांसवादी कलाकार गैरीकॉल 1791 से, इनका जो टाइम पीरियड है क्या है? 1791 से 1824 को स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत भी कहा जाता है। उसका बनाया चित्र द राफ्ट ऑफ मेडुसा का बेड़ा रोमांसवाद का प्रथम चित्र है। किसका प्रथम चित्र है ये? रोमांसवाद का प्रथम चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है निम्नलिखित में से किसने मानेट की ओलंपिया का अनुकृति चित्रण किया था? पाल गोगा, हेनरी मातिस, एंड्रे डेरन, ऑस्कर कोकोश्का। तो राइट आंसर होता है हेनरी मातिस। ठीक है, तो मानेट की चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानेट की ओलंपिया का अनुकृति चित्रण पाल गोगा और हेनरी मातिस दोनों ने किया था। किसने? हेनरी मातिस और
पॉल गॉगन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करने को आ जाता है, तो मिलान करना है, आप अपने हिसाब से मिलान कर लीजिएगा, हम आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। अगर गलत हो तो आप अपना सुधार कर लीजिएगा। चलिए आता है दृष्टांत को मिलाना है, फिर प्रतीक, डिजाइनर, पोस्टर। तो इसको मिला लेते हैं। दृष्टांत का जो मिलान है वो है मिकी पटेल से। प्रतीक का मिलान करते हैं हम यशवंत चौधरी से। समझते जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डिज़ाइन का जो मिलान करते हैं वो पिएट मोंड्रिया से करते हैं। कहाँ मिला दिया हमने ये, अरे डिज़ाइन का जो है ये पिएट मोंड्रिया से है। पोस्टर का है तुलुक लॉन्ट्रिक से, ठीक है। तो दृष्टांत को मिलाते हैं मिकी पटेल से, प्रतीक यशवंत चौधरी, डिज़ाइन पिएट मोंड्रिया, पोस्टर तुलुक लॉन्ट्रिक, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आता है फिर से मिलान करने को, तो इसका मिलान करना है, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम इसको छोटा कर देते हैं, समझ जाएगा। फिर आता है आर्ट एंड सोसाइटी। इसको किससे मिलाना है? तो आर्ट एंड, एक सेकेंड, आज बन नहीं रहा है सही से, समस्या तो नहीं हो रही है आप लोगों को भाई कोई? आर्ट एंड सोसाइटी को हर्बर्ट रीड से मिलाया गया है, ठीक है। फिर आता है कादम्बरी, ये बाणभट्ट। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट, तो इसको किससे मिलाया गया है? इसको मिलाया गया है सीधे आनंद कैंटिस कुमार स्वामी को, ठीक है। अच्छा हमें कमेंट पर बताइए, आनंद कैंटिस कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, बहुत बार बढ़ाया है। फिर आता है एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट, इसको किससे मिलाया गया है? इसको मिलाया गया है निरंजन रे से, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट। बोल दें एक बार, समझ लीजिएगा। आर्ट एंड सोसाइटी को हर्बर्ट रीड से, कादम्बरी बाणभट्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, ठीक है। एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट निरंजन रे। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विंसेंट वॉन गॉग का स्टारी नाइट्स किस संग्रह में रखा गया है? आधुनिक कला संग्रहालय, न्यूयॉर्क, लंदन, नई दिल्ली, पेरिस, कहाँ पर? चलिए देखते हैं आंसर। आंसर सही होता है ऑप्शन ए। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में रखा गया है, ठीक है। तो क्या है, विंसेंट वॉन गॉग का जन्म कहाँ हुआ था? अभी देखिए पीछे पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। इसका फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। विंसेंट वॉन गॉग का जन्म नीदरलैंड में 1853 में हुआ था। कब? 1853 में। कहाँ पर? नीदरलैंड में, ठीक है। इनकी मृत्यु अत्यंत दुखद थी क्योंकि इन्होंने 29 जुलाई 1890 को 37 वर्ष की अवस्था में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इनका स्टारी नाइट्स नामक चित्र आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में संरक्षित है। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां जैसे सूरजमुखी का फूल, आलू भच्छी मतलब पोटैटो ईटन, द साइप्रस ट्री, गार्डन के दृश्य और नाइट कैफे। देखिए बार बार पढ़ेंगे, बार बार बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। तो आता है अभिव्यंजनावाद का आंदोलन यूरोप के किस देश में उभरकर सामने आया? तो फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया। बताइए आंसर करिए आप लोग, जब तक आंसर करिए सभी लोग। चलिए राइट आंसर हो जाता है आंसर ऑप्शन सी सही होता है, जर्मनी। 20वीं शताब्दी में अभिव्यंजनावादी कला का उत्थान जर्मनी में हुआ और उसकी तुलना गोथिक काल की गूढ़ भावनात्मकता से की जा सकती है। अभिव्यंजनावादी कला में कलाकार मानवीय शरीर एवं वस्तु के नैसर्गिक रूप को अपनी भावनाओं के अनुकूल
विकृत या ऐंठनदार रूप में बनाते हैं। रंग संगति में आकर्षकता का विचार नहीं होता और प्रायः भावनाओं के पोषक गहरे एवं विरोधी रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिलान करने को। कौन सा आता है? फिर मिलान करने को आता है। तो ये है क्वेश्चन, पूरा देख लीजिए, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हम आपको मिलाकर बताते हैं। ठीक है, चलिए आंसर आता है, सॉरी, दादा को मिलाया करते हैं हम हॉबी हॉर्स से। किसको? दादा का मिलान होता है हॉबी हॉर्स से। फिर फाब को किससे मिलाते हैं? ये होता है वाइल्ड बीस्ट से। ठीक है, फिर फ्यूचरिज्म को मिलाते हैं, फ्यूचरिज्म को मिलाया है किससे? फिगर इन मोशन से। ठीक है, फिर आता है सर्रियलिज्म को किससे मिलाते हैं? तो जो बचा है प्योर साइकिक ऑटोमिस्ट में। ठीक है, तो एक बार बोल देते हैं, दादा को मिलाया है हॉबी हॉर्स से, फाब को वाइल्ड बीस्ट से, फ्यूचरिज्म को फिगर इन मोशन, फिर सर्रियलिज्म को मिलाया है प्योर साइकिक ऑटोमेटिज्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये सुमेल करना है इसका, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हम आपको आंसर बता देते हैं। ठीक है, किसी को समस्या तो नहीं हो रही है? ऐसे हम फास्ट चल रहे हैं आज। समस्या मत हो यार, थोड़ी सा कोऑपरेट करना सीखिए। ठीक है, अभी से अगर कोऑपरेट करने सीख जाएंगे तो फिर आगे सही रहेगा। चलिए, तो जो द्वंद्ववाद है इसको मिलाते हैं हम फ्रेडरिक हीगल से। किससे? फ्रेडरिक हीगल से। आता है अभिव्यक्ति सिद्धांत, इसको मिलाते हैं हम बेनेडिक्ट क्रोचे से। आता है संप्रेषणीयता का सिद्धांत किससे मिलाते हैं? तो ये मिलाते हैं लियो टॉलस्टॉय से। अनुकरण सिद्धांत को मिलाते हैं हम अरस्तु से। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, ये आता होगा सभी को, है ना। चले आगे, एक बार बोल दें। चलिए, द्वंद्ववाद फ्रेडरिक हीगल से, अभिव्यक्ति सिद्धांत बेनेडिक्ट क्रोचे से, संप्रेषणीयता का सिद्धांत लियो टॉलस्टॉय, अनुकरण सिद्धांत अरस्तु। पता है मुझे बहुत थकान सी होने लगी है, बोले बोले मतलब लगातार कंटिन्यू बोलना। वैसे तो ऐसा है कि थोड़ा सा बीच में गैप हो जाता है, लेकिन ऐसे में ना बहुत ज़्यादा मतलब जोर पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है आंसर इसका? अभी कथन दिया है, कारण दिया है, तो देखिए इसका आंसर होता है, अरे इसका जो आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर बी होता है। ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी। पिकासो के घनवाद को वरीयता दी और विकसित किया, क्योंकि पिकासो का विश्वास था कि कोणीय सरल आकार अधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो क्या है पिकासो के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पिकासो ने 1907 में अपना सुविख्यात चित्र अभिनयों की स्त्रियां, क्या अभिनयों की स्त्रियां पूर्ण किया, जो घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। और घनवाद के प्रवर्तक इस चित्र में पिकासो ने रंगों की हल्की एवं गहरी छटाओं, आकृतियों का स्पष्ट विभाजन करने की पद्धति को अपनाया है, जो पद्धति हमको पहले बाइजेंटाइन कला, मध्ययुगीन सिएनेजी कला में देखने को मिलती थी। ठीक है, और किंतु पिकासो का विभाजन अधिक स्पष्ट, ज्यामितीय व भिन्न दृष्टिकोणों को लिए हुए है। पिकासो ने अपनी कला में घनवाद को वरीयता दी है और इसका विकास किया, क्योंकि पिकासो का विश्वास था कि कोणीय सरल आकार अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, ये थे अपने पिकासो के बारे में। चलते हैं आगे। तो आता है फिर से कथन और कारण का चिन्ह क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन बी होता है।
मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त के नवे रस की खोज की सभी लोग जानते हैं ना, सही है, क्योंकि उन्होंने यह संकल्पना की कि मस्तिष्क एक समय में अपने आप को भावनाओं के तनाव से मुक्त रखता है और शांति में विश्राम करता है। सही बात है ना। तो क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन बी सही हो जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भरत मुनि 2 से 3 शताब्दी में काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स तथा भयानक नाम से उनके 8 भेदों का स्पष्ट उल्लेख किया है। इन्होंने अपनी कृति नाट्यशास्त्र में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त ने नवे रस, जिसे हम शांत रस कहते हैं, इसकी खोज की, क्योंकि उन्होंने यह संकल्पना की कि मस्तिष्क एक समय में अपने आप को भावनाओं के तनाव से मुक्त रखता है और शांति में विश्राम करता है। समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है बोली है इन्होंने। तो आंसर बी सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट फिर से आ जाता है अभिकथन और कारण से। तो क्या है? ऑप्शन बी सही होता है। कथन और कारण दोनों सही हैं। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही समझते जाइए बस। ठीक है, चलिए कथन कारण दोनों सही है, देख लेते हैं। हीगेलियन त्रयी में थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथीसिस हैं, क्योंकि हीगल का द्वंद्ववाद आत्मा की फिनोमेनोलॉजी का मतलब पर आधारित है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देख लीजिए, आप लोग अपने आप से समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, समझ लिया। चलिए आगे चलते हैं। तो आ जाता है 803। कथन दिया है और कारण दिया है, तो इसके बारे में आंसर में देख लेते हैं। आंसर इसका करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या दिया है कथन? सांस सेरिफ 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रयुक्त होना शुरू हुआ था। समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। फिर आता है क्योंकि डिस्टिल बाउहाउस के डिजाइनर्स आकार की सरलता में रुचि नहीं रखते थे। ठीक है, 803। तो क्या है? मां सेरिफ 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रयुक्त होना शुरू हुआ, ये सही है लेकिन ये गलत है। चलते हैं आगे। आता है, इसको हटाइए, अगला आता है कालक्रम के बारे में। तो इसका कालक्रम हमें मिलाना है। एडवर्ड माने, जॉर्ज रुआ, फर्नांड लीजे और मार्क शगाल, इनका टाइम पीरियड देख लीजिए। जो एडवर्ड माने हैं, इनका जो टाइम पीरियड है, इनका टाइम पीरियड है 1832 है। क्या है? 1832। जॉर्ज रुआ का है 1871 है। फर्नांड का क्या है? 1881 है। लीजे, फर्नांड लीजे ये एक ही है। ठीक है। मार्क सगाल का क्या है? तो ये 1887 है। ठीक है। एडवर्ड माने का 1832 है, जॉर्ज रुआ का 1871 है, फर्नांड लीजे का 81 है और इनका 87 है। चलते हैं आगे। तो ऑप्शन ए सही होता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्विनेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई थी? पिकासो, गोया, रोंदा, माइकल एंजिलो। क्या होता है राइट आंसर? तो हाँ, एक सेकेंड, अरे यार, क्या होता है राइट आंसर? करिए, कौन सा क्वेश्चन है ये? 806। चलिए आंसर सही होता है इसका। आंसर, अरे यार, हाँ, आंसर सही होता है ऑप्शन ए, पिकासो। ठीक है, इनके बारे में देख लीजिए। पाब्लो पिकासो 1881 से 1973 इनका टाइम पीरियड है। स्पेन के महान चित्रकार थे ये। वे 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक चर्चित, विवादास्पद और समृद्ध कलाकार थे। इन्होंने तीक्ष्ण रेखाओं का प्रयोग कर 1909 में कला के क्षेत्र में घनवाद का प्रवर्तन किया। संभवतः आज तक किसी भी कलाकार ने अपनी रचनाओं में इतनी अथाह दौलत नहीं कमाई होगी जितनी इन्होंने कमाई थी। जहां वह निजी व्यक्तियों से
चित्रों के लिए अधिक से अधिक मूल्य वसूल करते थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अनेक संग्रहालयों को अपने चित्र निःशुल्क भेंट कर दिए। एक्टिवेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफों का निर्माण इन्होंने ही किया। इनकी अन्य जो प्रसिद्ध कृतियाँ थीं, एबिना की सुंदरियाँ, तीन संगीतज्ञ, पाइप पीता हुआ लड़का, फिर आता है ग्वेर्निका वायलन और युद्ध व शांति। ठीक है, ये था किसके बारे में? पिकासो के। आगे देखते हैं। आगे आता है जान जोचिम विकलमैन किससे संबंधित है? रोमांसवाद, नववर्गवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, किससे है? करिए आप लोग जब तक हम देखें। शाबाश। चलिए देखते हैं आंसर। ऑप्शन बी सही होता है, नववर्गवाद। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आता है सुमेल करने को, तो इसका सुमेल करना है, ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन सी सही होता है। देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है? अरे यार, क्या हो रहा है? ये पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? चलिए, चलने लगा। तो आता है उत्तर घनवादी पिक्टोरियल मॉडर्निज्म किससे संबंधित है? ये एम कसेंडर से। ठीक है, आता है फ्रेंच आर्ट नूवो किससे है? तो ये है टी अलेक्जेंडर स्टालिन से। फिर आता है न्यू स्विस मूवमेंट किससे है? ये है आर्मी हाफमैन से। ठीक है, आता है अमेरिकन टाइपोग्राफिक एक्सप्रेशनिज्म, इसका संबंध है जेने फ्रेडरिको से। समझ गए? बोल देते हैं एक बार, सुन लीजिए अच्छे से। उत्तर घनवादी पिक्टोरियल मॉडर्निज्म किससे है? एम कसेंडर से। फ्रेंच आर्ट नूवो किससे संबंधित है? टी अलेक्जेंडर स्टालिन से। न्यू स्विस मूवमेंट किससे है? आर्मी हाफमैन से। अमेरिकन टाइपोग्राफिक एक्सप्रेशनिज्म ये जेने फ्रेडरिको से। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक तो पता है ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, चाहे जैसे करो टाइम ले ही रहे हैं ये लोग। तो आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुस्ताव कार्वेट को किससे मिलाएंगे हम? तो देखिए, गुस्ताव कार्वेट जो हैं इनको मिलाते हैं हम यथार्थवाद से। फिर आता है फ्रांसिस्को डी गोया के किससे मिलाते हैं? इनको मिलाते हैं हम रोमांसवाद, ऑप्शन ए से। फिर आता है व्लादिमीर टैटलिन को किससे मिलाते हैं? इसको मिलाते हैं हम रचनावाद से। फिर आता है अलेक्जेंडर अर्चिपेंको को किससे मिलाते हैं? इसको घनवाद से मिलाते हैं। एक बार सुन लीजिए, गुस्ताव कार्वेट को यथार्थवाद से, फ्रांसिस्को दी गोया को रोमांसवाद से, व्लादिमीर टैटलिन को रचनावाद से, अलेक्जेंडर अर्चिपेंको को घनवाद से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, हेलवेटिया का फॉन्ट डिजाइनर कौन था? एल्डाक्स हक्सले, मैक्स मेडिंगर, मैक्स वर्दीमर, गियाम्बतीसा बोदोनी। क्या है आंसर? चलिए, आंसर सही होता है ऑप्शन बी, मैक्स मेडिंगर। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर आता है जैक्सन पोलाक किसके लिए प्रसिद्ध है? फर्नीचर डिज़ाइन करने के लिए, एक्शन पेंटिंग के लिए, आंतरिक सज्जा के लिए, प्रिंट मेकिंग के लिए, किसके लिए? आंसर सही होता है ऑप्शन बी, एक्शन पेंटिंग के लिए। कौन? जैक्सन पोलाक। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैक्सन पोलाक 1912 से 1956 इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, आता है अमेरिका के एक अमूर्त अभिव्यंजनावादी ये चित्रकार थे। वे अपने ये एक आलोचक थे। इनकी पेंटिंग को ब्रेनलेस पेंटिंग कहा जाता है। इनकी जो पेंटिंग है उनको क्या कहते हैं? ब्रेनलेस पेंटिंग। क्या कहते हैं इनकी पेंटिंग को? ब्रेनलेस पेंटिंग कहते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये जो थे ना बेतरतीब ढंग से चित्रकारी किया करते थे, इन्हें एक्शन पेंटिंग के लिए जाना जाता है और इन्हीं को ब्रेनलेस पेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आता है रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंधित होता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, भाववाद। तो क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होता है, नव प्रभाववाद। किससे? नव प्रभाववाद से। बस 8 क्वेश्चन और बचे हैं, 20 तक कर लीजिए फिर बस बंद कर देंगे। ठीक है, तो क्या है, प्रभाववाद की त्रुटियों को दूर कर जॉर्ज सोरा ने जिस नवीन शैली को जन्म दिया वह कौन सी थी? नव प्रभाववाद थी। और सोरा की कला में प्रभाववाद से भिन्न नवीन दृष्टिकोण था, जिसको देखकर केली केनियो ने उनकी कला शैली को नव प्रभाववाद का नाम दिया। इसको बिंदुवाद या विभाजनवाद भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बिंदुवाद या विभाजनवाद। फिर आता है मिलान करने को, तो इसको मिला लेते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपको बन रहा है कि नहीं। हम बता देते हैं। हेनरी मूर जो हैं इनको मिलाते हैं, एक सेकेंड, हेनरी मूर जो हैं इनको मिलाते हैं हम रिक्लाइनिंग फिगर्स से। ठीक है, आता है रोंदा को मिलाते हैं द किस से। आता है जोकोमोती, तो इनको मिलाते हैं वुमेन ऑफ वेनिस से। आता है ब्रांकुसी, इसको मिलाते हैं स्लीपिंग म्यूज से। बोल देते हैं एक बार, हेनरी मूर को रिक्लाइनिंग फिगर्स, रोंदा, द किस, जोकोमेती, वुमेन ऑफ वेनिस, ब्रांकुसी, स्लीपिंग म्यूज। ठीक, चलिए नेक्स्ट फिर मिलान करने को आता है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, आप ये मत समझिए कि बार बार मिलाने को आ रहा है कि क्या आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन में भी आता, इसलिए उन्होंने पता है जो ये मतलब जिन्होंने भी क्वेश्चन बनाए हैं बहुत सोच समझ के बनाए हैं, इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। वैसे तो आपका एक ही क्वेश्चन कंप्लीट होता। तो इसका जो मिलान किया गया है कैसे करेंगे, करके देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को किससे मिलाएंगे? पुरातत्व से। अच्छा हमें ये बताइए इनका टाइम पीरियड क्या था, मतलब इनको, चलिए ठीक है मत बताइए, जो भी इनके बारे में पता हो आप हमें बता दीजिए। ठीक है, आता है अर्नस्ट गॉम्ब्रिच, इसको किससे मिलाया है? इसको मिलाते हैं कला इतिहास से। आता है सुजान लेंगर, इनको मिलाते हैं कहाँ गया, सौंदर्य शास्त्र से। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। रोजर फ्राई को मिलाते हैं रूपवाद से, अभी अभी पढ़े हैं, है ना। फिर से बोल देते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व से, अर्नस्ट गॉम्ब्रिच को कला इतिहास से, सुजान लेंगर को सौंदर्य शास्त्र से, रोजर फ्राई को रूपवाद से। ठीक है, चलिए बस 5 क्वेश्चन और कंप्लीट, बस थोड़ी सी और क्लास है, ये मिलाते हैं। आता है सैलो द रिफ्यूजे को किससे मिलाएंगे? देखिए इनका जो संबंध है वो है फ्रांस से। कहाँ से है? सैलो द रिफ्यूजे से। फिर आता है बाउहाउस का, इनका जो संबंध है वो है जर्मनी से। आता है फिर फ्लक्सिस का जो संबंध है वो किससे है? यूनाइटेड स्टेट्स से है। फिर आता है ब्लूम्सबरी ग्रुप, इसका संबंध है इंग्लैंड से। किससे है? इंग्लैंड से। बोल देते हैं एक बार, सैलो द रिफ्यूजे इनका है फ्रांस, बाउहाउस जर्मनी, फ्लक्सिस यूनाइटेड स्टेट्स, ब्लूम्सबरी ग्रुप इंग्लैंड। चलिए आगे आता है अभिकथन और कारण से। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन सी, मतलब कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, गुएर्निका पाब्लो पिकासो की यंत्रणा युक्त अभिव्यक्ति है जो स्पेन के सिविल युद्ध का परिणाम थी। ठीक है, और ये क्योंकि इन्होंने अपने कई प्रिय मित्र इस युद्ध में खो दिए, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुएर्निका नामक भित्ति चित्र वर्ष 1937 में किससे बनाया था? ये पिकासो ने बनाया था। ठीक है, जो विश्व के कला जगत की एक अनन्य और अनुपम धरोहर है। गुएर्निका पिकासो की यंत्रणा युक्त अभिव्यक्ति है जो स्पेन के सिविल युद्ध का परिणाम थी। किसके? स्पेन के सिविल युद्ध का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन आता है फिर से अभिकथन और कारण का। तो देखते हैं आंसर क्या है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत समझिए कि लेंदी है तो हम पढ़े नहीं, इम्पॉर्टेंट बराबर है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ना पूछे जाए। तो देखिए आंसर क्या होता है, ऑप्शन बी, मतलब दोनों सही हैं। पॉप कला मुख्य रूप से सिनेमा, सेक्स फॉर कॉमिक स्ट्रिप को सम्मिलित करती है क्योंकि इनका मूल उद्देश्य आम जनता की मूल प्रवृत्ति को ध्यान से प्रभावित करता था। ठीक है, तो क्या है कि पॉप कला मुख्य रूप से सिनेमा, सेक्स और कॉमिक स्ट्रिप को सम्मिलित करती है क्योंकि इसका जो मूल उद्देश्य आम जनता की मूल प्रवृत्ति को ध्यान प्रभावित करता है, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, गुड। बस 2 क्वेश्चन और आता है। टाइपोग्राफर का सही क्रम बताना है। आंसर सही हो जाता है, पता है कंटिन्यू बोल रही हूँ ना, तो मैं ही जान रही हूँ कैसे बोल रही हूँ पता नहीं लोग कैसे 4-4 घंटे की क्लास बना लेते हैं, मैं तो बिल्कुल ना बता पाऊँ चलिए आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, विलियम कैसलोन। क्या है, विलियम कैसलोन, जॉन बास्करविले, ग्यामा बतिस्ता बोदोनी, एडवर्ड बेंगुआ। हमें तो लग रहा है हमारा गला बचेगा आज कि नहीं बचेगा भाई, इतना लंबा खींच रहा है, कंटिन्यू बोलना पड़ रहा है ना इसलिए, और फिर एक चीज़ को 2-2 बार तो और ज़्यादा, इसलिए हल्की सी थकान सी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मरते दम तक आवाज़ नहीं बंद होगी भाई। चलिए तो क्या है टाइपोग्राफर का सही क्रम देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। विलियम कैसलोन, फिर जॉन बास्करविले, फिर आता है ग्याम बतिस्ता बोदोनी, फिर आता है एडवर्ड बेंगुआ। ठीक है, तो ऑप्शन बी चाहिए सही होता है। ठीक है, सिलेक्शन लेके रहना है, चाहे गला दर्द हो, चाहे पैर टूट जाए, चाहे हाथ लंगड़ा हो जाए हाथ लंगड़ा होता है क्या कि पैर लंगड़ा होता है चलिए लीजिए आंसर आ गया। पहले इनका भी कालक्रम बताना है, तो क्या होता है राइट आंसर ऑप्शन डी तो आता है मिखाइल वॉल्गेमुट। ठीक है, वॉल्गेमुट, फिर आता है ओटेवियो लियोनी। ठीक है, फिर आता है रैम्ब्रा और आता है विलियम हॉगार्थ। इसका टाइम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिखाइल वॉल्गेमुट जो है इनका टाइम पीरियड होता है 1434 से लेकर, चलिए हम बोल देते हैं 1434 से लेकर 1519। फिर आता है ओटेवियो लियोनी का, इसका है टाइम 1568 से लेकर 1630 ईस्वी। फिर आता है रैम्ब्रा, इनका टाइम पीरियड है 1606 से लेकर 1669 और विलियम होगार्थ का है 1697 से लेकर 1764। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया अपना लास्ट क्वेश्चन, जान में जान देने वाला चलिए सही होता है ऑप्शन सी, जैक्सन पोलाक, फिर जॉर्ज ब्रॉक, फिर गुस्ताव कुर्वे, फिर थियोडोर जेरी कॉल। ठीक है, तो देखिए इनका जो टाइम पीरियड है जैक्सन पोलाक का, इनका टाइम पीरियड है 1912 से लेकर 1956। फिर आता है जॉर्ज ब्रॉक 1882 से 1963। अभी तक जिसने पढ़ी है ना शुरू से लेकर लास्ट तक, अभी तक मुझे लगता है कि 8 से 10 कलाकारों के टाइम पीरियड बिल्कुल से रट गए होंगे आप लोगों को, है ना, क्योंकि बार बार आ रहे हैं। तो देखिए गुस्ताव कुर्वे आ गए 1819 से लेकर 1877। आता है थियोडोर जेरी कॉल, इनका टाइम पीरियड क्या है 1721 से लेकर 1824। ठीक है, ओम नमः शिवाय। चलिए आज की क्लास हो गई ख़त्म, यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज हमने 820 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। पता है इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं टोटल? आप लोग पता है बहुत आगे निकल आए हैं, बहुत आगे निकल आए हैं। देखिए हमने बहुत सारी आज